नमस्कार, मैं अहरार चौधरी। स्वागत है आज आपका हमारे आज ख़ास कार्यक्रम में, जिसमें हम आँखों के डॉक्टर से जानेंगे कि मानसून में ख़ासकर जो आँखों में लालपन आ जाता है, एलर्जी होती है, उससे किस तरीके से निजात पाएँ? क्या वो एलर्जी आगे चल के ख़तरनाक हो सकती है या उसका इलाज डॉक्टर द्वारा किस तरीके से किया जाता है? इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनिल मौजूद हैं, जो प्रगति आइज़ सेंटर के डायरेक्टर भी हैं। उनसे जानते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम में। सर, खासकर मानसून अब चल रहा है। मानसून में देखा जाता है कि लोगों की आंखों में लालपन आ जाता है, एक एलर्जी हो जाती है। उससे किस तरीके से बचा जा सकता है? सर, जैसे ये हाँ जी, अच्छा। मानसून के मौसम में हर बार लोगों को एलर्जी होती है आँख में, जिसको हम कहते हैं एलर्जी कंजक्टिवाइटिस। इसमें आँखें लाल होना, पानी आना, खुजली खारिश होना और आँखें सूज जाना, ये होता है। तो ये होता ही इसलिए है कि उस मौसम की वजह से है। इससे बचने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत आप टेम्परेचर से अवॉइड कर सकते हो या बारिश के पानी से थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, धूल मिट्टी से अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो अवॉइड नहीं कर सकते। बट ये है कि जब अगर हो जाए तो उसको आई सर्जन को दिखा दें जल्दी से, ताकि वो अपना उग्र रूप ना धारण कर ले। शुरुआत में ही दिखा देंगे तो वो जल्दी कंट्रोल हो जाती है दवाइयों से भी। पर सर, अमूमन देखा गया है कि मानसून में लोग बाइकों पर चलते हैं, धूल मिट्टी भी आती है। धूल मिट्टी से जो आंखें लाल होती हैं, क्या उसके लिए कोई आई ड्रॉप सडनली डाली जा सकती है या डॉक्टर को दिखा के ही हमें आई ड्रॉप को यूज़ करनी चाहिए? जो आँख जब लाल हो जाती है धूल मिट्टी की वजह से, तो उसके लिए कोई इतनी बड़ी मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास जाना हो। उसके लिए हम ये मतलब एडवाइस करते हैं कि आप ठंडे पानी से आँखें वॉश कर लें, और उसके बाद अगर फिर भी ठीक नहीं होता तो एक रिफ्रेश टीएस आई ड्रॉप आती है, जो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप है, जो हमेशा हर केमिस्ट में मिल जाती है। वो आई ड्रॉप इस्तेमाल करें, दिन में 3 बार 2-2 बूंदें, तो उससे वो ठीक हो जाता है। नथिंग टू वरी अबाउट इट। अच्छा सर, लोगों के मन में ये मिथ भी बना रहता है कि एंटीबायोटिक लेनी है आई ड्रॉप या एलर्जी की आई ड्रॉप आँखों के लिए, क्योंकि आँखों का मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। आँखों के लिए कौन सी आई ड्रॉप ज़्यादा बेहतर रहती हैं? जहाँ तक इस बात का सवाल है कि एंटीबायोटिक ड्रॉप डालनी है या एंटी एलर्जिक ड्रॉप डालनी है, तो इसका फ़ैसला सिर्फ आई सर्जन यानी आई स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। आम इंसान को ये नहीं पता चलेगा कि किस सिचुएशन में कौन सी ड्रॉप यूज़ करनी है। लेकिन ज़्यादातर अगर हम ये देखते हैं कि सिर्फ आँख लाल हो रही है और पानी आ रहा है, खुजली हो रही है, तो सिंपल एंटी एलर्जिक ड्रॉप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें म्यूकोइड डिस्चार्ज, जैसे पस टाइप जो डिस्चार्ज शुरू होता है, तो उससे हमें अंदाज़ा लगता है कि शायद बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आ गया है, तब उसमें हम एंटीबायोटिक आई ड्रॉप स्टार्ट करते हैं। पर ये डिपेंड करता है, ये डॉक्टर पे ही छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है जी। अच्छा सर, देखा जाता है कि कुछ लोगों का प्रोफेशनल होता है कि वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं। खासकर मानसून के सीज़न में कितना ख़तरनाक है कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना, या यूज़ करना चाहिए या नहीं? कॉन्टैक्ट लेंस नॉर्मली अगर आप किसी आई स्पेशलिस्ट से पूछेंगे कि इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, आप पूछ रहे हैं कि मानसून के मौसम में कॉन्टैक्ट लेंस पहनना ज़्यादा अच्छा है या चश्मा पहनना ज़्यादा अच्छा है, तो इसका जवाब तो सिंपल ये है कि चश्मा पहनना ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट लेंस इज़ नॉट ए गुड थिंग। कॉन्टैक्ट लेंस से अवॉइड ही होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे कभी कभी बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है। आँख के कॉर्निया के अंदर यानी पुतली के अंदर घाव हो जाता है, और जिसको ये घाव हो जाता है उसको 20, 30 या 50% तक आई साइट ख़त्म हो सकती है हमेशा के लिए। तो इट इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन। इससे बेटर ये है कि कॉन्टैक्ट लेंस को छोड़ के लेसिक लेज़र करवा के चश्मा उतराया जा सकता है, वो बेटर ऑप्शन है। तो या तो आप लेसिक लेज़र करा लो या आप चश्मा लगा लो। चश्मा लगा लीजिए तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, नहीं तो लेज़र करा लीजिए। सर, बहुत से लोग अपने प्रोफेशनल में विदाउट पावर कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं, जिनसे उनकी आंखें लाल भी हो जाती हैं, लेकिन उन कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना उनकी मजबूरी होती है क्योंकि उनका प्रोफेशनल होता है। क्या उस प्रोफेशनल में कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना कितना खतरनाक हो सकता है, जिन्हें बार बार उस कॉन्टैक्ट लेंस से एलर्जी हो रही हो? अगर कॉन्टैक्ट लेंस से एलर्जी हो रही है तो उसका सिंपल तरीका ये है कि उसको फेंक दो, कॉन्टैक्ट लेंस को नया पेड़ ले लो या किसी और कंपनी का कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करना देखो, कि उससे तो बार बार एलर्जी होएगी। जो सेम ब्रांड आप पहन रहे हो उसको तो ब्रांड को तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात आपने बोला कि कुछ लोग बिना पावर के कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं अपने प्रोफेशन की वजह से। एक्चुअली तो मेरा जवाब वही है कि कॉन्टैक्ट लेंस अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पहनना ही पड़ता है तो उसमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि 8 घंटे से ज़्यादा लेंस ना लगाएं। कॉन्टैक्ट लेंस पहन के सोना कभी नहीं है।
अगर कोई कॉन्टैक्ट लेंस लगा के सो जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक होता है आँखों के लिए। उनको बिल्कुल ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती और हाई लेवल का इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। और एक और तरीका होता है कॉन्टैक्ट लेंस को क्लीन करना होता है, तो डॉक्टर आपको बताते हैं कैसे क्लीन करना है, तो वो क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो फिर से हैवी इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। तो 3-4 चीज़ें हैं, कॉन्टैक्ट लेंस अगर ज़रूरी है पहनना तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सर आपने बताया कॉन्टैक्ट लेंस छोड़ने के भी कई उपाय हैं और चश्मा हटाने के भी उपाय हैं, खासकर सर्जरी आंखों की जो होती है, क्या वो कितनी सक्सेसफुली है और उस सर्जरी को अगर कोई कराता है तो उसके बाद कितने टाइम तक उसे रूटीन अपना चेंज करना पड़ता है आंखों का? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आजकल कई मेथड आ गए हैं चश्मा हटाने के, तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है वो है लेसिक लेज़र। तो जो लोग आजकल चश्मा पहन रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि आप चश्मा हटवा सकते हैं। लेसिक लेज़र से हम -10 नंबर तक चश्मा हटा सकते हैं। कुछ लोगों का नंबर -10 से भी ज़्यादा होता है, -12, 15, 20, 25 कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में हम लेसिक लेज़र नहीं करते हैं। उस केस में एक लेंस होता है जिसको हम ICL बोलते हैं या IPCL बोलते हैं। उस लेंस को ऑपरेशन करके आँख के अंदर परमानेंटली फिट कर देते हैं, जिससे चश्मे का नंबर हट जाता है। मैंने खुद जो लेंस लगाया है जिस नंबर का, आप इमेजिन कीजिए कि कितना हाई नंबर आपने अभी, कितने हाई नंबर तक आप जानते हो किसी का, जैसे 12-15 नंबर होता है, कितना नंबर आपने देखा है अपनी ज़िंदगी? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक्चुअली मैंने खुद साढ़े तीन तक मेरा खुद का नंबर है, तो मैंने 3.5 तक ही देखा है अभी। अच्छा, 3.5 नंबर तो बहुत ही, मतलब उसको हम छोटा नंबर मानते हैं। मैंने एक लड़की का ऑपरेशन किया था, उसका नंबर था -25, इतना हाई नंबर था। तो उसमें मैंने लेंस लगाया था और उस लेंस के बाद उसका नंबर 0 हो गया। तो 25 से भी अगर किसी का ज़्यादा नंबर है तो भी उसके लिए उसका भी इलाज है हमारे पास, हम लेंस लगा देते हैं, ऑपरेशन ठीक हो जाता है। और दूसरी बात है, आपने पूछा कि कितने दिन का परहेज है, प्रिकॉशन है। तो जो हम लेसिक लेज़र करते हैं उसमें तो परहेज सिर्फ 7 डेज़ का है मैक्सिमम। 7 डेज़ तक आँख को छूना नहीं है, कपड़ा नहीं लगाना, पानी नहीं लगाना, बस। और 2-3 दिन के बाद ऑफिस वगैरह ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो बड़ा छोटा सा प्रोसीजर है। अच्छा, इस प्रोसीजर में देखा गया खासकर कुछ लोगों के लेंस लगवाने के बाद, मतलब ये प्रोसेस करने के बाद, ऑपरेशन के बाद आंखों में पानी आने लगता है, उन्हें क्या कुछ एहतियात बरतने चाहिए? कोई भी ऑपरेशन जब हम करते हैं तो पानी आना नॉर्मल है, लेकिन ये पानी कुछ दिन के बाद बंद हो जाता है, मतलब महीना, 40 दिन, 1.5 महीने तक, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो अगर इसके ज़्यादा भी चल रहा है पानी तो उसका कुछ और कारण हो सकता है, जो आपके डॉक्टर देख के डिसाइड करके बता देंगे, सही कर देंगे, वो सही हो जाता है। लॉन्ग टर्म पानी नहीं आता है, ऐसे कोई ऐसी बात नहीं है जी। अच्छा सर, कुछ लोगों की आंखों में डिफरेंस होता है कि एक आंख की पावर अलग है, दूसरे की अलग है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक की 3.5 है प्लस में और दूसरे की -2 के आसपास है, क्या वो लोग भी अपना लेंसेज हटवा सकते हैं और चश्मा हटवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपने सही बताया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों आँखों में नंबर बिल्कुल बराबर होगा। कितने सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें दोनों आँखों में नंबर अलग होता है, और इनमें कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। लेसिक लेज़र से या लेंस लगा के हम इसको हटा सकते हैं। नंबर दोनों आँखों में अलग अलग होना कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो तो नॉर्मल बात है कि लेसिक लेज़र से दोनों चश्मे हट जाते हैं, दोनों आँखों के। सर, क्या प्रगति आई सेंटर में लेसिक लेज़र ऑपरेशन उपलब्ध है, और अगर उपलब्ध है तो क्या कुछ इसकी प्रक्रिया रहती है और कितने दिन का लगभग ये ऑपरेशन का प्रक्रिया आती है? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है। हम लेसिक लेज़र द्वारा चश्मा हटाते हैं, और अगर किसी का, जैसे मैंने बताया, -10 नंबर से ज़्यादा है तो उसमें हम लेंस लगाते हैं। तो वो भी हम करते हैं यहीं पर प्रगति सेंटर में, वो भी अवेलेबल है। और इसमें क्या प्रक्रिया है, इसमें ये होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है, अगर हमें लेसिक लेज़र करना है तो हमें 2 चीज़ें देखनी है। पहला, चश्मे का नंबर स्टेबल हो जाना चाहिए। मतलब ये हुआ कि चश्मा जो स्टेबल का मतलब हो गया, चश्मे का जो नंबर हर साल बढ़ जाता है वो बढ़ना नहीं चाहिए, वो नंबर रुक जाए। तो पहली कंडीशन, नंबर स्टेबल हो जाए। तो जो लेसिक लेज़र है उसमें जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें 2 चीज़ें देखनी होती हैं। पहला, चश्मे का नंबर स्टेबल हो जाए। स्टेबल मतलब चश्मे का नंबर जो हर साल थोड़ा नंबर बढ़ जाता है वो बढ़ना रुक जाए। तो पहली कंडीशन है कि चश्मे का नंबर स्टेबल हो जाए। और दूसरी कंडीशन है कि जो आँख की पुतली है, जिसको कॉर्निया बोलते हैं, उस कॉर्निया की थिकनेस होती है, मोटाई, हर इंसान की मोटाई अलग होती है। तो उस मोटाई को हम चेक करते हैं एक टेस्ट के द्वारा, जिसको कहते हैं पैकीमेट्री। तो हम ये कहते हैं कि पुतली पतली नहीं होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। अगर पतली ज़्यादा हुई तो हम लेसिक लेज़र नहीं कर सकते। तो एक लिमिट से ऊपर हुई तो हम लेसिक लेज़र कर सकते हैं। ये 2 कंडीशन है। और लेसिक लेज़र सिर्फ 10 मिनट का प्रोसीजर है।
पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें कोई ना इंजेक्शन लगाया जाता है, ना इसमें कोई पट्टी की जाती है। 10 मिनट में लेज़र हो जाता है। हम दोनों आँखों का लेसिक लेज़र एक ही सिटिंग में करते हैं और 2-3 दिन बाद पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। और 7 डेज़ का परहेज मैंने बताया कि भाई आँखों को छूना नहीं है और पानी नहीं लगाना बस। तो बहुत ही सरल है और सबसे ज़्यादा सेफ़ प्रोसीजर है ये। और आजकल 45,000 में दोनों आँखों का हो जाता है। कई टाइप्स होते हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न भी होता है लोगों को भी, कौन सा कराएं, कैसे कराएं। तो कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। वो आपकी आँखों को चेक करेंगे, हर तरीके से चेक करेंगे, रेटिना चेक करेंगे, कॉर्निया चेक करेंगे, नंबर चेक करेंगे और भी कई चीज़ें चेक करेंगे। बेस्ड ऑन दैट वो आपको एडवाइस करेंगे कि आपके लिए ये विधि सबसे बढ़िया है। तो इसलिए मैंने ये देखा कि कई पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो यूट्यूब में सर्च करके आते हैं, ऑनलाइन सर्च करके आते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कोई कुछ कॉन्टूरा बोलेगा, कोई थिन फ्लैप बोलेगा, कोई फेमटो बोलेगा। तो अब उनकी नॉलेज तो है नहीं, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए, वो आपको सही गाइड करेंगे। जी। लेसिक लेज़र की आपने जिक्र करा कि लेसिक लेज़र में ये देखना ज़रूरी है कि आँखों की पावर वापस बढ़ तो नहीं रही है। अगर किसी व्यक्ति का लेसिक लेज़र हो जाता है और उसके बाद उसकी आँखों की पावर घटना या बढ़ना वापस से प्रक्रिया रहती है जो चश्मे में होती है, तो क्या उसका दोबारा ऑपरेशन होता है? उसकी क्या प्रक्रिया रहती है? हाँ जी, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। वैसे मैं बता दूं कि यूजुअली जब हम एक बार लेसिक लेज़र कर देते हैं तो बहुत सालों तक नंबर आता नहीं है, मतलब 15-20 साल तो आता ही नहीं है नॉर्मली। लेकिन अगर दोबारा नंबर आ भी जाए तो हम लेसिक लेज़र दोबारा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं सकते। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिनका लेसिक लेज़र एक बार हो जाए तो उसके बाद उस आँख पे कोई दूसरा ऑपरेशन नहीं हो सकता। जैसे मान लिया मोतियाबिंद आ गया किसी को, तो वो कहते हैं कि मोतियाबिंद का दोबारा ऑपरेशन नहीं हो सकता, मतलब सॉरी, मोतियाबिंद का वो ऑपरेशन ही नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। लेसिक लेज़र का ऑपरेशन जिसका हो जाए उसके बाद किसी को अगर मोतिया हो गया तो हम उसका मोतिया का ऑपरेशन करते हैं। अगर उसमें कोई रेटिना की प्रॉब्लम है, आँख के पर्दे का ऑपरेशन करना, तो वो करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि लेसिक लेज़र अगर हो जाए तो उसके बाद हम कोई भी अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है किसी और आँख के किसी भी ऑपरेशन की, तो हम आराम से कर सकते हैं जैसे कि हम बाकी लोगों में करते हैं। तो ये नहीं सोचना है सर। तो सर, एक नॉर्मल पेशेंट जो अपनी आंखें टेस्ट कराता है, एक डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट, और एक लेसिक लेज़र जो अपना ऑपरेशन कराते हैं, इनमें कितना गैप रहना चाहिए कि वो अपनी आंखें टेस्ट करा सकें? क्या इनकी आंखों टेस्ट की रूटीन डेली की सबकी बराबर होती है या इनका अलग अलग कुछ गैप रहता है? नॉर्मली ऐसा होता है कि ज़्यादातर हम जैसे आपने एक नॉर्मल पेशेंट बताया, एक लेसिक लेज़र जिसका हो चुका है वो बताया, और एक डायबिटिक पेशेंट बताया। तो लेसिक लेज़र और जो नॉर्मल पेशेंट है, इनको हम बोलते हैं 1 साल में एक बार आँखों का कंप्लीट चेकअप होना चाहिए हर इंसान का, चाहे उसको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो। अब बात आई डायबिटीज़ पेशेंट की, तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उसमें दो बातें मैं बताऊंगा। एक, वो जिन लोगों की शुगर 5 साल या उससे कम है, जैसे आज शुगर हुई तो अगले 5 साल तक उनको 1 साल में एक बार आँखों का चेकअप कराना होगा। और कुछ डायबिटिक पेशेंट ऐसे जिनकी शुगर 5 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो जिनको शुगर 5 साल से ज़्यादा पुरानी है उनको हर 6 महीने में एक बार आँखों का कंप्लीट चेकअप कराना चाहिए। और आँखों के चेकअप के अंदर भी एक बात का ध्यान रखें कि पेशेंट बोले अपने पेशेंट डॉक्टर से कि मुझे आँख का पर्दा यानी कि रेटिना का चेकअप कराना है, क्योंकि जो शुगर है वो आँख के रेटिना को ख़त्म कर देती है, डैमेज कर देती है, उससे लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। मैं डायबिटीज़ की बात चली है तो मैं और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। डायबिटीज़ एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जो शरीर के हर अंग को प्रभावित करती है, स्पेशली आँख का जो पर्दा होता है रेटिना उसको डैमेज कर देती है और किडनी को भी डैमेज कर देती है। इसके अलावा ये हाथ पैरों की नसें हैं वो भी ख़राब कर देती है और भी मल्टीपल इसके इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन मैं अपनी मतलब आँखों के बारे में बताना चाहूँगा कि बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों लोग शुगर की वजह से ब्लाइंड हैं और आने वाले फ्यूचर में भी ब्लाइंड होने वाले हैं। ये बहुत बड़ी एक समस्या है हमारी कंट्री में। इसकी तरफ मुझे लग नहीं रहा किसी का ध्यान जा रहा है, पर ध्यान देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो इससे लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि शुगर की बीमारी से आँखों को कैसे बचाएं। तो इसका बहुत सिंपल तरीका ये है कि शुगर तो कंट्रोल करनी ही है, लेकिन बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हमारी शुगर अगर कंट्रोल है तो हमारी आँखों को कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं आएगा शुगर का। ये 100% बात सही नहीं है, काफ़ी हद तक ठीक है। अगर शुगर बिल्कुल कंट्रोल है तो
जो शुगर का बैड इफ़ेक्ट है वो हल्का होगा, अगर होगा भी तो, लेकिन फिर भी हो सकता है अफेक्ट, फिर भी हो सकती है आँखें। अगर शुगर बहुत पुरानी हो गई, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो शुगर कंट्रोल होने के बाद भी डैमेज कर सकती है। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हर 6 महीने में एक बार आँख का रेटिना यानी आँख का पर्दा चेक कराया जाए। उसका रीज़न ये है कि ये बीमारी, इस बीमारी को कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटीज से जो आँख का रेटिना डैमेज होता है उसको कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो इसकी 3 स्टेजेज हैं, स्टेज 1 माइल्ड, स्टेज 2 मॉडरेट, स्टेज 3 सीवियर। तो जब ये बीमारी स्टेज 1 में आती है तो पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता, उसकी आँख की रोशनी बहुत तेज़ होती है, आँख लाल नहीं होती, दर्द नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन बीमारी स्टार्ट हो जाती है। साल 2 साल में ये बीमारी स्टेज 2 में चली जाती है, मॉडरेट स्टेज में आ गई। उस वक्त भी आँखों में यूजली कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद ये 1-2 साल के बाद स्टेज 3 में चली जाती है, यानी कि लास्ट स्टेज में। जब लास्ट स्टेज होती है तो जब बीमारी लास्ट स्टेज में चलेगी तब क्या होता है कि अचानक से रोशनी चली जाती है, 70-80% सडन लॉस ऑफ विजन हो जाता है। तब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम कहते हैं भाई अब बड़ी देर कर दिया आपने, तो आँख के अंदर ब्लीडिंग हो गई है, रेटिना में स्वेलिंग हो गई है, लास्ट स्टेज में है, तो पहले क्यों नहीं दिखाया तब? तो पेशेंट बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो मुझे जब दिक्कत ही नहीं तो मैं क्यों आऊँगा डॉक्टर के पास। वो अपनी जगह ठीक है, उनके लिए अचानक से हुआ, लेकिन ये अचानक से नहीं होता, इसमें 3-4 साल लग गए। 3-4 साल पहले बीमारी शुरू हुई थी स्टेज 1 में, वो बढ़ते बढ़ते स्टेज 3 में पहुँच गई, पेशेंट को पता नहीं चला। तो इसलिए हम कहते हैं ये इट इज़ ए साइलेंट किलर, ये धीरे धीरे अंदर अंदर खा जाती है आँख को, और जब पता चलता है तब तक देर हो जाती है। पता चलने के बाद फिर हम इलाज करते रहते हैं, इंजेक्शन लगाते रहते हैं, लेज़र करते रहते हैं, लेकिन इम्प्रूव नहीं होती आई साइट। जितनी है 10-20-30% वो मेंटेन रहती है। बस उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत महंगा इलाज चलता रहता है लाइफ लॉन्ग। तो अब इससे बचा कैसे जाए? बहुत सिंपल तरीका, जैसे मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, हर 6 महीने में एक बार आँख का रेटिना चेकअप करा दें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि डॉक्टर ने आज देख लिया, आज पता चल गया स्टेज 1 में बीमारी शुरू हो गई है, तो अब स्टेज 1 में बीमारी हल्की है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। और अगर पहली बार हमें जब पता चला जब स्टेज 2 में चले गई, तो हम हो सकता है हम रिवर्स ना कर पाएँ, लेकिन हम उसको वहीं पे रोक सकते हैं बीमारी को। पेशेंट को भी पता चल गया कि हाँ मेरे पर्दे में डैमेज हो रखा है, डॉक्टर को भी पता चल गया। अब आप रेगुलर आते रहो, 3 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने, जैसे भी डॉक्टर बुलाता है, और उसको कंट्रोल करेंगे वहीं पर। तो आप स्टेज 3 में जाने से हमारा एम ये रहता है कि बीमारी को स्टेज 3 में ना लेके जाया जाए। स्टेज 3 में एक बार पहुंच जाएगी तो फिर वो उसी फर्दर कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से कि भी शुगर को हल्के में ना लें, और जिनको भी शुगर की बीमारी है वो हर 6 महीने में एक बार आँखों का पर्दा जरूर चेकअप कराएँ। सर, जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम है, अगर वो चश्मा हटवाते हैं और आंखों का ऑपरेशन करवाते हैं, तो उनके लिए क्या प्रक्रिया रहती है? खासकर उन्हें क्या गाइडलाइंस दी जाती हैं? क्या वो शुगर के पेशेंट जिनका शुगर हाई है वो ऑपरेशन करवा सकते हैं इस तरीके का या नहीं? जो शुगर के पेशेंट हैं, आप ये कह रहे हो कि क्या वो ऑपरेशन करा सकते हैं? तो यस, करा सकते हैं। जवाब ये है कि हाँ, ऑपरेशन करा सकते हैं। शर्त एक है कि जब हम ऑपरेशन करेंगे तो शुगर बिल्कुल कंट्रोल होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ऑपरेशन के बाद भी 15-20 दिन, महीने तक शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, बस। अदरवाइज हम ऑपरेशन कर सकते हैं शुगर वालों का। अरे सर, कुछ लोगों को देखा गया है कि आँख के ऊपर सर में दर्द होता है, आँखों की वजह से ही खासकर, तो क्या उनकी आँखों की नस में कोई प्रॉब्लम होती है? क्या उन्हें डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है या जल्द से जल्द टेस्ट कराने की ज़रूरत रहती है? हाँ, कुछ लोगों को आँखों के ऊपर दर्द होता है, फोरहेड में दर्द होता है, आँखों के अंदर दर्द होता है। तो ऐसे में इसके ना कई कारण हो सकते हैं। आँख उसमें एक कारण है, आँख एक कारण है। दूसरा कारण साइनोसाइटिस, फ्रंटल साइनोसाइटिस हो सकता है। तीसरा कारण माइग्रेन हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से भी, टेंशन लेने की वजह से भी हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं, ब्रेन की वजह से भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले आँखों के डॉक्टर को दिखाना होता है। हम लोग ये देख के बता देते हैं कि ये आँखों की वजह से हो रहा है या आँखों की वजह से नहीं हो रहा, कोई और कारण है। अगर वो आँखों की वजह से हो रहा है तो हम उसका ट्रीटमेंट दे के ठीक कर देंगे। और हमें लगता है कि अगर आँखों की वजह से है ही नहीं, कोई और भी रीज़न, तो हम आपको बता देंगे पेशेंट को, तो वो अपने न्यूरोलॉजिस्ट को या अपने फिजिशियन को दिखा लेंगे। आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? आजकल का एक ट्रेंड चल गया है आई बॉल टैटू का, यूथ में इसका भी क्रेज़ आता जा रहा है कि वो आंखों के अंदर परमानेंट टैटू बनवा रहे। कितना ये खतरनाक हो सकता है आई बॉल टैटू? क्या लोगों को इस ओर जो ध्यान दे रहे हैं, क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे?
आई बॉल टैटू हो या कोई भी टैटू हो, टैटू काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, स्पेशली जहाँ पर भी जिससे भी आप टैटू बनवाएं, शरीर के ऊपर ये बात कर रहा हूँ, बॉडी के ऊपर, तो वो जो नीडल्स वगैरह होती हैं वो बहुत स्टेराइल होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं पहुँचना चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे टैटू बनवाने की वजह से लोगों को HIV इन्फेक्शन तक हो चुका है, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हो चुका है। तो टैटू वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, फिर भी बनवाना हो तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए आपको। और आँखों, जहाँ तक इस बात की बात है कि आँखों के अंदर टैटू बनवाना है, वो तो हमारी समझ से परे है, आँखों में तो टैटू नहीं बनवाना चाहिए। सर, प्रगति आई सेंटर में खासकर से मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए किस तरीके की सुविधाएं हैं और क्या मोतियाबिंद कितने प्रकार का होता है, अगर आप जनता को बताना चाहें? मोतियाबिंद मुख्यतः 2 तरह का होता है, एक सफ़ेद मोतिया, दूसरा काला मोतिया। सफ़ेद मोतिया को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कैटरैक्ट और काले मोतिया को बोलते हैं ग्लूकोमा। तो जो आप देखते हो इन जनरल, आप देखते हो भी उन्होंने ऑपरेशन कराया है, आँख बनवाई है, लेंस लगवाया है, ये सब सफ़ेद मोतिया है। और काला मोतिया ग्लूकोमा वो काफ़ी कम लोगों को होता है, वो अलग चीज़ है, उसका ऑपरेशन भी यूजुअली नहीं करते हैं हम लोग और दवाइयों से ज़्यादातर ठीक करते हैं। सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन की लेटेस्ट सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। हम यहाँ एवरीडे रोज़ाना ऑपरेशन करते हैं और पिछले 20-25 सालों से कर रहे हैं, रिजल्ट हमारे बेस्ट है। और जो लेटेस्ट टेक्निक है उससे हम कर रहे हैं लेज़र द्वारा, जिसमें कोई चीरा फाड़ी नहीं है, कोई टाँके नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है। इट्स ए पेनलेस प्रोसीजर है, कोई दर्द वगैरह नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को बहुत डर लगता है कि अब मुझे डॉक्टर ने मोतिया बता दिया है, मुझे ऑपरेशन कराना है, बहुत घबराते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मात्र 10 मिनट का टाइम लगेगा। कोई चीरा फाड़ी नहीं है, टाँके नहीं है, इंजेक्शन नहीं लगा रहे तो दर्द होगा ही नहीं। आई ड्रॉप डाल के आँख के अंदर आँख को सुन्न कर दिया जाता है, एनेस्थीसिया हो जाता है। और उसी में जो ज़्यादा घबराने वाले पेशेंट होते हैं उनसे तो मैं ऑपरेशन के दौरान बात करता रहता हूँ और बात करते करते उनका ऑपरेशन हो जाता है। तो उनका जो ध्यान थोड़ा मैं अपनी तरफ लगा देता हूँ बातों बातों में, तो उनको पता ही नहीं चलता। ऑपरेशन के बाद वो बोलते हैं, अरे डॉक्टर साहब ये तो पता ही नहीं चला, बातों बातों में ऑपरेशन कर दिया आपने। तो मैंने कहा मैंने जानबूझ के आपको बातों में लगाया था ताकि आपको घबराहट ना हो। ऐसा भी मैंने देखा है कि कई बार लोग इतना घबरा जाते हैं ऑपरेशन के नाम से कि वो डॉक्टर बदलते रहते हैं, लेकिन कहीं भी हिम्मत नहीं दिखा पाता है कि मैं ऑपरेशन करा लूँ। 3-3 साल हो जाते हैं, मोतिया पक्के हार्ड हो जाता है। तो कई बार वो मेरे पास आ जाता है तो मैं उनको बड़े अच्छे से प्यार से बात करता हूँ, समझाता हूँ, तो वो राज़ी हो जाते हैं। और मैं उनसे बोलता हूँ ऑपरेशन से पहले कि तुम मुझे बोलोगे ऑपरेशन के बाद, अरे डॉक्टर साहब ये तो 3 साल मैंने वैसे ही निकाल दिए, इसमें तो कुछ था ही नहीं। और वो ऐसे ही होता है। ऑपरेशन के बाद मैं बोलता हूँ उठ जाओ, तो कह रहा हो गया, बड़ी जल्दी हो गया, मैं तो वैसे ही घबरा रहा था, 3 साल निकाल दिए। तो ऑपरेशन की सारी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध है और कम रेट पे भी हैं, रीजनेबल रेट भी हैं, सब तरह के रेट हैं, सब तरह के लेंसेज हैं हमारे पास। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कितने दिन का प्रिकॉशन रखना पड़ता है, खासकर कितने दिन आँखों की देखभाल करनी पड़ती है? मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद सबसे ज़्यादा एक ही प्रिकॉशन है, एक ही परहेज है कि आँखों को इन्फेक्शन से बचाना है। उसके लिए आँख को टच नहीं करना, कपड़ा नहीं लगाना, पानी नहीं लगाना, आँखें वॉश नहीं करनी। वॉश करने के लिए एक वो वेट टिश्यूज़ होते हैं स्टेराइल, स्पेशली बनाए जाते हैं ऑपरेशन के लिए। वो वेट टिश्यू हैं, उनको इस्तेमाल करके, गीले होते हैं, उनसे आप आँख साफ़ कर सकते हैं और पानी वगैरह से बचावना। अदरवाइज़ 2-3 दिन के बाद वो सारे काम कर सकते हैं। लोगों, जब आप अपने किसी रिश्तेदार से बात करते हो कि मैंने ऑपरेशन कराया, आज मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो वो आपको सलाह देते हैं कि बहुत उल्टी सीधी सलाह देती है। मेरी मतलब रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर्स की ही बात सुने और आसपास के लोगों की बात ना सुने, क्योंकि वो कई बार मेरे अपने पेशेंट 1-1 महीना अंधेरे में रहते हैं, 1-1 महीना वो पानी वाली सब्ज़ी खाते रहते हैं कि जी वो चबाएंगे तो हार्ड चबाएंगे तो टाँके खुल जाएंगे, या टाँके लगाते ही नहीं है आजकल, हम टाँके लगते ही नहीं है। तो खाना 2-3 दिन के बाद नॉर्मल खाना खाते हैं। टीवी देखो, किचन में जाओ, घूमना फिरना करो, 2-3 दिन के बाद सारे काम करो, बस एक नहीं करना, आँख पे छींटे नहीं मारने, कपड़ा वगैरह नहीं लगाना, बस दैट्स ऑल। अगर वापस मानसून की बात करें, मानसून में लोगों की आँख बार बार लाल होती हैं। क्या बार बार आँखें लाल होना कोई बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है, या ये सिर्फ एलर्जी ही मानी जाए? क्योंकि कुछ लोगों का देखा गया है कि अमूमन आँखें ज़्यादा लाल होने लगती है मानसून के आते आते।
बार बार आंखों का लाल होना 2-3 तरह की बीमारी की तरफ इंडिकेट करता है। अगर एलर्जी का मौसम चल रहा है, मानसून चल रहा है, तो समझ में आता है कि मानसून की वजह से है। अगर सिर्फ मानसून की वजह से हो रहा है तब तो कोई खतरे की बात नहीं है, आप समझ सकते हो कि सिंपल एलर्जी है। एक और बीमारी होती है जिसको कहते हैं यूवेइटिस, जिसमें आँख के अंदर से सूजन यानी कि सीवियर बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, जिसमें आँख में दर्द भी होता है, लाल भी होती है, पानी आना, धुंधलापन दिखना, नज़र का बिल्कुल कम हो जाना। अगर यूवेइटिस की वजह से बार बार लाल हो रही है तो वो थोड़ा सीरियस इशू होता है, उसमें लापरवाही नहीं कर सकते। जब भी अगर लाल हो रही है तो डॉक्टर के पास दिखाएं, और डॉक्टर पहली बार में आपको बता देंगे कि बीमारी का नाम क्या है। तो अगर डॉक्टर बोल रहा है कि यूवेइटिस है तो समझ लो सीरियस है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और नहीं तो बता देगा एलर्जी है, तो एलर्जी का तो आपको पता ही है कि मौसम के हिसाब से मौसम ठीक हो जाएगा, ये भी अपने आप ठीक हो जाएगी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल, डायरेक्टर ऑफ प्रगति आई सेंटर, जिन्होंने हमें बताया कि आंखों में लालपन अगर आता है तो डॉक्टर को दिखाएं, बिना डॉक्टर को दिखाए आंखों की दवाई का उपयोग ना करें। खासकर इन्होंने हमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बारे में भी बताया, और लेज़र द्वारा जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है उससे लेकर भी बड़ी जानकारियाँ दी। कैमरामैन अतुल के साथ अहरार चौधरी, CCN।